हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर मोशन का एक और न्यू टॉपिक, और वो न्यू टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। प्रीवियस सेशंस में हमने बात करी है इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर। हमने उन तीनों ही इक्वेशंस ऑफ मोशन को एकदम अच्छी तरह से समझ लिया था। इनफैक्ट हमने उन तीनों ही इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर कुछ अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर लिया था, और हमने ये समझा था कि किस तरीके से वो तीनों ही इक्वेशंस एक ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, राइट। उसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में हमने मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना भी सीख लिया था, है ना। तो अब एक काम करते हैं, अपने चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम एक बार फिर से बात करेंगे उन तीनों ही इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर। अब आप बोलोगे कि मैम फिर से बात करनी है इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर, बात कर तो चुके हैं, और क्या बात रह गई करने के लिए। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम उन तीनों ही इक्वेशंस ऑफ मोशन को एक बार फिर से डिराइव करना सीखेंगे, लेकिन इस बार हम डिराइव करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। एग्जैक्टली आज के इस लेक्चर में हम उन तीनों ही इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव करना सीखेंगे, और यही तो है हमारे आज के इस लेक्चर का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है, और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम तीनों ही इक्वेशंस ऑफ मोशन का ग्राफिकल डेरिवेशन सीखने वाले हैं, और सीख करके समझने भी वाले हैं। ठीक है, चलो फिर आ जाओ, आज के लेक्चर की कहानी हम शुरू करते हैं। तो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले ना यहाँ पर तीनों ही इक्वेशंस ऑफ मोशन को लिख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा, है ना। आ जाओ। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बेटा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, है कि नहीं, यस और नो। और आज हमें इन तीनों ही इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव करना सीखना है। अच्छा, क्यों सीखना है? तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा ना कि मैम एक बार डेरिवेशन देख तो चुके हैं इनका, तो आज ग्राफिकल डेरिवेशन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि बेटा आपके स्कूल एग्जाम में ना कई बार ये सवाल बन जाता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को या सेकेंड को या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव करके बताओ। तो सवाल तो बन जाता है, तो सवाल का जवाब सीखने के लिए आज हमें डेरिवेशन, ग्राफिकल डेरिवेशन टू बी मोर स्पेसिफिक, देखना होगा, समझना होगा। ठीक है, चल तो अपन ना शुरुआत करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। सबसे पहले अपन ये वाली इक्वेशन को ग्राफिकली डिराइव करना सीखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ना हमें यहाँ पर एक केस कंसिडर करना होगा। केस कुछ इस तरह से है बच्चों कि एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली पॉइंट ए पर था, और जब वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था तब उसकी वेलोसिटी थी या इनिशियल वेलोसिटी थी u। क्या बोला मैंने? कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली पॉइंट ए पर था, और जब वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था तब उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u थी। अब u का मतलब तुम क्या समझ रहे हो? ज़ीरो। कि मैम आप जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रही हैं जब वो पॉइंट ए पर था तब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी। बेटा मैंने ज़ीरो तो बोला ही नहीं। वेलोसिटी ज़ीरो होने का मतलब क्या है? अगर तुम बोलते हो कि भाई पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो थी, इसका मतलब तो यही निकल करके आ रहा है ना कि जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था तब वो रेस्ट पर था। क्या मैंने रेस्ट वर्ड अपने मुंह से भी बाहर निकाला है? आप बोलोगे कि मैम निकाला तो है, आपने अभी अभी निकाला। अरे वो तो मैं तुमको समझाने के लिए निकाल रही हूँ। शुरुआत में, सबसे शुरुआत में क्या मैंने तुमसे ये बोला कि जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था तब वो रेस्ट पर था? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। बेटा ज़रूरी नहीं है कि हर बार इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ही हो।
ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। याद करो जब अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे थे तो कुछ सवाल ऐसे भी थे जहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो नॉन ज़ीरो थी। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि एक कार है जो इनिशियली 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही थी, फिर उसकी वेलोसिटी कम हो गई, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई। कितनी कम हो गई? 54 किलोमीटर पर आवर हो गई, है ना। ऐसे अपन ने सवाल करे हैं सॉल्व। तो इस एग्जाम्पल में, इस कार वाले केस में बेटा कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या जीरो थी क्या? नहीं। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी आप केस देखो तो उसमें ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो ही हो, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। नॉन जीरो भी बेटा इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है। कि आप बोलोगे कि मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपने हमको पहले भी यही समझाया है कि फिजिक्स में ऑब्जेक्ट की केवल दो ही स्टेट पॉसिबल होती हैं, या तो वो रेस्ट पर होता है ऑब्जेक्ट या फिर वो मोशन में होता है। तो जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है वो भी तो कभी ना कभी रेस्ट पर ही था ना, और रेस्ट से ही तो फिर वो क्या करता है? मूव करना शुरू करता है। तो अगर हर एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है वो इनिशियली रेस्ट पर ही होता है, तो इसका मतलब हर एक ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो होनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि अभी मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ, अभी क्या है? मेरी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब फिलहाल तो मैं रेस्ट पर हूँ ना, तो इसका मतलब क्या? मेरी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। और अगर अब मैं चलना शुरू कर दूं, तो मैंने चलना शुरू कैसे किया? मैं मोशन में कैसे आई? भाई इनिशियली तो मैं रेस्ट पर ही थी ना, फिर मैंने मोशन शुरू करा, फिर मैंने चलना शुरू करा। तो सबसे पहले तो मैं रेस्ट पर ही थी, इसका मतलब मेरी इनिशियल वेलोसिटी तो हमेशा जीरो ही होनी चाहिए, है ना। ये दिमाग में आपके आएगा सवाल कि मैम जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, मोशन में आने के पहले वो रेस्ट पर ही तो होता है ना, और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होनी चाहिए। केस खत्म, घर जाओ अपने। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि कभी कभी हम अपने ऑब्जेक्ट को कुछ, आप ये बोल सकते हो कि हम अलग तरीके से देखते हैं। अलग तरीके से देखने का मतलब क्या है? कि मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था जो इनिशियली रेस्ट पर ही था, लेकिन जब वो रेस्ट पर था ना तब मैंने उसको देखा ही नहीं, तब मैंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू ही नहीं किया। मैंने क्या बोला? कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था जो इनिशियली रेस्ट पर था, लेकिन जब वो रेस्ट पर था तो मैंने उसको देखा ही नहीं, मैंने उसको ऑब्जर्व ही नहीं करा। फिर क्या हुआ? वो रेस्ट से मोशन में आ गया, और जब वो मोशन में आया तब उसको मैंने देखना शुरू करा। तो जिस पॉइंट से मैंने उसको देखना शुरू करा, उस पॉइंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी। कुछ ना कुछ तो थी, जीरो नहीं थी। तो ये हो गया ना देखने का अलग तरीका, कि जब वो रेस्ट पर था, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तब मैंने उसको देखा ही नहीं, मैंने उसको ऑब्जर्व ही नहीं करा। और जब वो रेस्ट से मोशन में आया तो मैंने उसको देखना शुरू करा, और जिस पॉइंट से मैंने उसको देखना शुरू करा उस पॉइंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं हुई। कुछ ना कुछ तो थी, लेकिन जीरो कतई नहीं थी। अब आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बेटा इस चीज के ऊपर मैं स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इस केस के ऊपर ना अभी हम क्या करेंगे, एक वीटी ग्राफ बनाएंगे, और फिर उस वीटी ग्राफ के ऊपर हम इस इक्वेशन को, बल्कि इन तीनों ही इक्वेशंस को हम उसी वीटी ग्राफ के थ्रू डिराइव करना सीखेंगे। तो ग्राफ आप प्रॉपर्ली तभी प्लॉट कर पाओगे जब आपको केस समझ में आएगा। अगर तुम्हें केस ही समझ में नहीं आया तो तुम वीटी ग्राफ सही प्लॉट नहीं कर पाओगे। प्लॉटिंग नहीं होगी तो तुम ये इक्वेशंस को डिराइव करना भी नहीं सीख पाओगे। सीखना है ना? तो इसलिए जो मैं बोल रही हूँ उसको समझो कि मेरे पास इस समय जिस ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ बेटा, वो ऑब्जेक्ट इनिशियली पॉइंट ए पर था, और जब वो पॉइंट ए पर था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, और u यहां पर जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। ठीक है, कहो तो यहां पर मैं लिख भी दूं कि यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। कुछ ना कुछ तो है वैल्यू, जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ तो है वैल्यू। ठीक है, कितनी है वो अभी तुम अपना दिमाग मत लगाओ, बस इतना समझ लो कि हाँ नॉन जीरो है। ठीक है, फिर क्या हुआ? u वेलोसिटी के साथ ये जा रहा था। ठीक है, और जाते जाते क्या हुआ? ये पॉइंट B पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? पॉइंट B पर पहुंच गया। और पॉइंट B पर जाकर के बेटा इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई। इनिशियली वेलोसिटी क्या थी? u, जो कि नॉन जीरो है।
और कुछ समय बाद वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। अब वेलोसिटी को जाहिर सी बात है बेटा चेंज होने में समय भी लगा होगा, कितना समय लगा, तो समय लग गया t टाइम लग गया, t टाइम, वो वाला t टाइम नहीं बेटा, ये वाला t टाइम, कि वेलोसिटी को बदलने में कुछ ना कुछ तो समय लगता है ना, समय कितना भी कम लगे, कितना भी ज्यादा क्यों ना लगे, लेकिन समय तो लगेगा। तो u से v होने में वेलोसिटी को t टाइम लग गया। अब बनाओ इसका vt ग्राफ। अच्छा हाँ, एक और चीज यहाँ पर मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ कि ये जो वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रही है, भाई वेलोसिटी तो चेंज हो रही ना, बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रही है? कोई ऐसा बच्चा जो बोले कि मैं, हमें तो नहीं लगता कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अरे बुड़बक, मैं बोल तो रही हूँ कि पहले वेलोसिटी u थी, अब v हो गई है कुछ समय बाद, t टाइम बाद, तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी बदली, तो वेलोसिटी तो बदल रही है। अच्छा लेकिन वेलोसिटी बदल कैसे रही है, यूनिफॉर्म रेट पर बदल रही है। मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि तुम्हें वीटी ग्राफ प्लॉट करना है, और वीटी ग्राफ के अपन ने 6 केसेस देखे थे, 6 अलग अलग तरह के अपन ने वीटी ग्राफ देखे थे ना अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में, कि अगर रेस्ट पर होता है ऑब्जेक्ट तो उसका वीटी ग्राफ कैसा बनता है, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो कैसा वीटी ग्राफ बनता है, यदि वेलोसिटी बढ़ रही है ना, यदि वेलोसिटी बढ़ रही है और यूनिफॉर्म रेट पे बढ़ रही है तो जो है ना कैसा बनेगा वीटी ग्राफ, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रेट पर बढ़ रही है तो कैसा बनेगा वीटी ग्राफ, अगर वेलोसिटी कम हो रही है यूनिफॉर्म रेट पर कम हो रही है तो कैसा बनेगा वीटी ग्राफ, अगर वेलोसिटी कम हो रही है नॉन यूनिफॉर्म रेट पर कम हो रही है तो कैसा बनेगा वीटी ग्राफ। ये सारे अपन ने 6 केसेस देखे थे कि नहीं देखे थे, बिल्कुल देखे थे। तो उन्हीं में से तुम्हें यहाँ पर एक केस का जो है ना वीटी ग्राफ बनाना है, और इसलिए तुमको यहाँ पे मैंने जानकारी दी है बेटा कि यहाँ पर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हो रही है। अब आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है, आपने बता दिया कि यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हो रही है वेलोसिटी, लेकिन चेंज कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रही है लेकिन चेंज कैसी हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है, तो वो भी तुमको मैं बता देती हूँ कि वेलोसिटी यहाँ पर बेटा बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि डेफिनेटली फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर बड़ी होगी इनिशियल वेलोसिटी से, है ना। जब वेलोसिटी कम होती है तो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटी हो जाती है, और जब वेलोसिटी बढ़ती है तो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी हो जाती है। मैंने कहीं उल्टा तो नहीं बोल दिया, जब वेलोसिटी कम होती है बेटा तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटी हो जाती है, हाँ मैंने सही बोला था, और जब वेलोसिटी बढ़ती है तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रही है, कैसे, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी है, और जो वेलोसिटी बढ़ रही है ना बेटा, जो वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है वो भी कैसे हो रही है, यूनिफॉर्म रेट पर हो रही है। तो अब बनाओ जरा वीटी ग्राफ, कैसा बनेगा, देखो जरा, ऐसा बनेगा। कोई भी तुम्हें जिंदगी में ग्राफ बनाना हो तो इसके लिए तुम्हें चाहिए होंगी 2 एक्सिस, एक x और एक y, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। बेटा x एक्सिस पर क्या लोगे, वीटी ग्राफ बनाना है तो टाइम को लोगे ना, टाइम को लोगे, और y एक्सिस पर क्या लोगे, बचा क्या बेटा, वेलोसिटी लोगे ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम तुमने यहाँ रख दिया, तो वेलोसिटी कहाँ रखोगे, y एक्सिस पर, तो यहाँ पर रख दी तुमने क्या, वेलोसिटी, ठीक है। ये हो गया ओरिजिन, बोले तो 0। अब करो प्लॉट वीटी ग्राफ, कैसे करोगे, जब वेलोसिटी बढ़ रही हो यूनिफॉर्म रेट पर, तो वीटी ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ऐसा। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो बोले कि मैम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है यूनिफॉर्म रेट पर तो ऐसा बनेगा वीटी ग्राफ, कोई है बच्चा जो ऐसा बोले, पिटाई लगाऊंगी, ऐसा किसी बच्चे को नहीं बोलना है। क्यों बेटा, ये तो वो वाला वीटी ग्राफ है ना जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, कि एक ही वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट जो है बेटा मूव करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। देखो समय आगे बढ़ रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, लेकिन समय के आगे बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी उतनी की उतनी है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी का वीटी ग्राफ है बेटा। कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैम यहाँ पर ये ग्राफ बनने वाला है, ग्राफ बनेगा ये, कि देखो समय के साथ साथ क्या हो रहा है, समय के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। अपना केस भी तो बेटा यही हो रहा है ना, कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या हुआ, समय के साथ साथ बढ़ी, और वो भी कैसे, यूनिफॉर्म रेट पर।
तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिलने वाला है वीटी ग्राफ, ठीक है। चलो, लेकिन क्या बेटा ये मैंने सही बनाया है? ये मैंने सही बनाया है क्या? ये ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो होगा, वो तो कंफर्म है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है वो भी यूनिफॉर्म रेट पर, तो ग्राफ ऐसे ही मिलेगा। लेकिन जो मैंने ग्राफ की स्टार्टिंग करी है, जहां से मैंने ग्राफ को बनाना शुरू करा है, क्या वो सही है? नहीं। मैंने तो अपने ग्राफ की शुरुआत कर दी है ओरिजिन के साथ। ओरिजिन का मतलब क्या? कि मैं ये मान के चल रही हूं कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली रेस्ट पर था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फिर 0 से क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई एट यूनिफॉर्म रेट, और इसीलिए मैंने क्या करा, उसका वीटी ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट कर दिया। क्या ये ग्राफ मैंने सही बनाया? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा केस क्या है, मैंने क्या बोला था चिल्ला चिल्ला करके आपसे कि बेटा ऑब्जेक्ट जब पॉइंट ए पर था ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, और u नॉन जीरो है। मतलब जिस समय से मैंने ऑब्जेक्ट को देखना शुरू करा, उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी, कुछ ना कुछ तो थी, लेकिन 0 नहीं थी। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है तो ग्राफ यहां से कतई शुरू नहीं हो सकता बेटा, ग्राफ यहां से शुरू नहीं हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा? हटाओ इसको। आप बोलोगे कि मैम अगर ग्राफ यहां से शुरू नहीं हो सकता तो कहां से शुरू करेंगे? थोड़ा ऊपर से शुरू कर लो ना भाई। अगर वेलोसिटी 0 होती तो तुम यहां से शुरू करते, इनिशियल वाली अगर वेलोसिटी 0 होती तो तुम यहां से शुरू कर देते, पर 0 तो नहीं है। कितनी है? u है। कितनी है इनिशियल वेलोसिटी बेटा? u है। तो इनिशियल वेलोसिटी जब उसकी u हो गई, यहां से फिर तुम क्या करो, ऐसे ग्राफ प्लॉट करना शुरू करो, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको जब ग्राफ पढ़ा रही थी मैं आपको, तब भी मैंने आपको बताई थी। लेकिन क्या होता है ना कि जब अपन सवाल कुछ इस तरह के देखते हैं, तब जाकर के हमें कॉन्सेप्ट किस तरीके से अप्लाई करना है वो समझ में आता है। सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे तो बेटा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरीके से करनी है वो नहीं आएगा। वो तभी आता है जब अपन सवाल लगाते हैं, ठीक है। तो सवाल आ गया था अपने पास कि बनाओ इसका वीटी ग्राफ। तो ओरिजिन से शुरुआत नहीं होगी बेटा ग्राफ की, क्योंकि ओरिजिन का मतलब क्या है कि बॉडी पहले रेस्ट पर थी, रेस्ट पर नहीं थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो थी। नॉन जीरो है इनिशियल वेलोसिटी, इसीलिए ग्राफ की शुरुआत कहाँ से हुई? यहाँ से हुई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख देती हूँ कि जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था ना, जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था, जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u थी। अच्छा बेटा, अगर इनिशियल वेलोसिटी को यहां पर मेजर करने की बारी आएगी तो कहां से मेजर करोगे? मेरी बात को समझने की कोशिश करना बेटा। अगर वेलोसिटी 0 होती ना तो अपन यहां से शुरू करते, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं है, नॉन जीरो है। कितनी है? u है। तो हमने क्या करा, u वेलोसिटी अटेन कर ली। या तुम तो ऐसा समझो, इनिशियल वेलोसिटी, अभी मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी है इनिशियल वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब तुम क्या करोगे, रखो y एक्सिस पर वेलोसिटी, किसमें? मीटर पर सेकेंड में। ये हो गया 0, ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब समझ में आई बात कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड है। तो ग्राफ की शुरुआत कहाँ से होगी? 2 मीटर पर सेकेंड के साथ होगी, लाइक दिस। अब ठीक है, चलो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये जो इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ये आपने कहाँ से नापी? 2 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी तुमने कहाँ से नापी? तो तुम क्या बोलोगे कि मैम ये जो ओरिजिन है ना, हमने यहाँ से नापी है इनिशियल वेलोसिटी। बस मैं तुमसे यही पूछना चाह रही थी कि इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से नापोगे? तो ओरिजिन से नापोगे, ठीक है। चलो इसको हटाएं, अब समझ में आ गया ना। तो ऑब्जेक्ट जब पॉइंट ए पर था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो थी, इसलिए ग्राफ हमारा ऐसा बन गया। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये जो AO है, ये जो AO है, A ये वाला पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट था इनिशियली, और O क्या है? ओरिजिन है। तो AO कितना हो जाएगा बेटा? AO हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी के बराबर, क्योंकि यहां से यहां तक क्या है? ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी। तो AO कितना हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी यानी कि U के बराबर, है ना। तो AO कितना हो जाएगा यहाँ पर? AO हो जाएगा U के बराबर, ठीक है। फिर क्या हुआ? T टाइम बाद कहाँ पहुंच गया ऑब्जेक्ट? पॉइंट B पर पहुंच गया, है ना। तो कितना समय लग गया?
अरे ब्लैक हो गया। देखो बच्चों, कुछ इस तरीके से। तो आफ्टर टी टाइम ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया? पॉइंट ए से बी पहुंच गया। तो ए से बी तक पहुंचने में समय कितना लग गया? समय लग गया टी। ठीक है, टी टाइम लग गया ऑब्जेक्ट को ए से बी तक पहुंचने में। ठीक है, अच्छा, जब ऑब्जेक्ट बी पर पहुंचा बेटा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? कितनी हो गई? v हो गई। तो ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पर हमने बनाया है ना, अपन क्या करते हैं, पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। कहाँ? एक्स एक्सिस पर। ठीक है, पॉइंट बी से हमने क्या करा, देखो ये दिख रही है आपको डॉटेड लाइन, ये बेटा क्या है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप करा है पॉइंट बी से। कहाँ? एक्स एक्सिस पर। और जहां पर ये परपेंडिकुलर गिरा है ऑन दी एक्स एक्सिस, उस पॉइंट को भी हम नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? नाम इसको अपन देते हैं सी, कि पॉइंट बी से हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है एट पॉइंट सी ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि जब ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर पहुंचा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई। और ये जो BC अपन ने बनाया बेटा, ये BC अपन ने बनाया है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी के बराबर। क्योंकि बेटा जो वेलोसिटी है ना, चाहे वो इनिशियल वाली हो चाहे वो फाइनल वाली हो, वो तो अपन कहाँ से नापेंगे? वो तो अपन ओरिजिन से ही नापेंगे ना, एक्स एक्सिस से ही नापेंगे। आई बात समझ में? तो जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u थी। ठीक है, तो ये OA या AO बोल लो, है ना, ये जो AO है ये किसके बराबर हो गया था? इनिशियल वेलोसिटी के। फिर टाइम t बाद वो पहुंचा कहाँ? पॉइंट बी पर। बी से क्या करा? परपेंडिकुलर ड्रॉप करा एट पॉइंट सी ऑन द एक्स एक्सिस। तो पॉइंट बी पर क्या हो गई? उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो ये जो BC है ये किसके बराबर हो गया? फाइनल वेलोसिटी के। मैं यहाँ पर लिख दूं, जो BC है वो हो गया बराबर फाइनल वेलोसिटी के। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां पर अपन पॉइंट बी से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं ऑन दी वाई एक्सिस। ठीक है, और जिस पॉइंट पर जाकर के ये गिरेगा परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर, उस पॉइंट को चलो अपन फिलहाल के लिए नाम दे देते हैं क्या? Z। मान लो कि उसको अपन नाम दे देते हैं क्या? Z। ठीक है, उसके अलावा यहां पर भी हम क्या करते हैं बेटा, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ही देते हैं ए से यहाँ तक। ए से यहाँ तक हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और यहाँ पर जो दो लाइंस मिल रही हैं उस जंक्शन को अपन नाम देते हैं क्या? ई। क्या नाम दिया अपन ने? ई। तो ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल बनता हुआ नजर आया कि नहीं आया? देखो ये तो स्लोप बन गई, ठीक है, ये तो स्लोप बन गई ये, और फिर आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ नजर आया, और यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल बनता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस तुम्हें ये नजर आना चाहिए। ठीक है, ये है पॉइंट O, ये है A, ये है B, ये है E और ये है C। ठीक है, D नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, ना दिखे हमें क्या मतलब है। ठीक है, ये आ गया समझ में? अब देखो AO हमने बोल दिया कि U के बराबर है, BC हमने बोल दिया कि V के बराबर है, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी के बराबर है। OC है ना, OC बराबर है कितने? टाइम के, T के। तो OC बराबर है T के। तो बेटा यदि OC बराबर है T के तो AE भी तो T के बराबर हो जाएगा ना। आप बोलोगे कि मैम कैसे? अरे देखो ना, ये क्या बन रहा है, अभी के लिए मैं ड्रॉ कर देती हूँ फिर मैं हटा दूंगी, ठीक है ना। ये जो है ना, ये पूरा रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना। ये वाला साइड इसके बराबर होगा, ये वाला साइड इसके बराबर होगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि OC बराबर है T के, इसका मतलब क्या AE बराबर हो जाएगा, अरे T के ना, तो AE बराबर हो जाएगा T के। अरे तो मिट गया, कोई बात नहीं। हाँ जी, AE बराबर हो जाएगा T के। ठीक है, सिमिलरली अगर AO बराबर है U के तो EC भी बराबर हो जाएगा U के। अगेन वही, रेक्टेंगल के जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं।
अगर ये बराबर है यू के तो ये भी बराबर हो जाएगा यू के, यानी कि EC कितना हो गया, EC हो गया इक्वल्स टू यू, ये है यू, ये है यू, OC है T, AE भी क्या हो गया T के बराबर, और ये BC कितना है पूरा का पूरा V है। ठीक है, अब इस ग्राफ को देखो बेटा, ये जो एंटायर BC है ये किसके बराबर होगा, BE प्लस EC के। अरे भाई यहां से लेकर के यहां तक का लंबा रास्ता है, ये सपोज A, B और C है, तो AC किसके बराबर होगा, AB प्लस BC कर दो, है ना। अगर आपने AB प्लस BC कर दिया, इतना प्लस इतना कर दिया, तो आपके पास ये पूरी लेंथ आ जाएगी ना, आपके पास ये पूरी एंटायर लेंथ आ जाएगी, AC आ जाएगी। तो यहाँ पर भी तो मैं यही बोल रही हूँ कि ये जो पूरा BC है ये किसका बना है, BE प्लस EC का बना है। तो यही करते हैं अपन। आ जाओ, इसको मैं हटाती हूँ वरना आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम कि जो BC है वो बराबर होगा BE प्लस EC के। ठीक है, अब देखो BC कितना है, V के बराबर, BC कितना है V के बराबर, तो यहाँ पे मैं लिख दूं BC की जगह पे V। BE किसके बराबर है, BE किसके बराबर है नहीं पता, वही तो निकालना है। BE किसके बराबर है हमें नहीं पता, लेकिन EC किसके बराबर है वो हमको पता है। किसके बराबर है EC, U के बराबर। वो ना रेक्टेंगल वाली बात होगी ना कि रेक्टेंगल के जो ऑपोजिट साइड से वो बराबर होते हैं, कि अगर AO कितना है U तो EC कितना हो जाएगा U। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पर अपन लिख देंगे U। तो BC बराबर है V के, EC बराबर है U के, BE यानी कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है बेटा ये हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, चलो एक काम करो, VT ग्राफ की स्लोप निकाल करके बताओ। कल तुमको मैंने ग्राफ की स्लोप निकालना सिखाया था। स्लोप मतलब क्या, एलिवेशन, चढ़ाई, है ना। ये जो अपना ग्राफ है, ये जो तुम्हें इसकी ये स्लोप दिख रही है, ये क्या है बेटा, स्लोप है अपने VT ग्राफ की। तो तुम इस VT ग्राफ की ये वाली स्लोप निकाल करके बताओ बेटा। स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं। हमें क्या निकालना है, इस VT ग्राफ की स्लोप निकालनी है। कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे। आप ये मत बोलना कि मैम परपेंडिकुलर तो क्या होगा, BC होगा, और बेस क्या होगा, OC होगा। कतई नहीं होगा। मैंने क्या बोला, इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है। ग्राफ अपना ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है कि तुम परपेंडिकुलर पूरा यहां से लेकर यहां तक नाप रहे हो और बेस तुम पूरा यहां से लेकर के यहां तक नाप रहे हो। नहीं, ग्राफ अपना यहां से शुरू हो रहा है A पॉइंट से। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा BE और बेस क्या हो जाएगा AE। पल्ले पड़ी कुछ बात कि अगर तो ग्राफ या अगर तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो होती तो ग्राफ अपना यहां से शुरू होता, तो तुम बोलते कि हाँ मैम परपेंडिकुलर जो है स्लोप को नापने के लिए परपेंडिकुलर जो है वो BC होता और जो बेस है वो OC होता। लेकिन क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नॉन जीरो है तो ग्राफ अपना कहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ पॉइंट A से। तो स्लोप निकालने के लिए परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा बेटा, BE, और बेस क्या बन जाएगा AE। ठीक है, तो स्लोप निकालने के लिए परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, BE, और बेस क्या बन जाएगा AE, है ना, बेस बन जाएगा AE। अच्छा बेटा एक बात बताओ, VT ग्राफ की स्लोप क्या देती है। अरे कल ही तो पढ़ा था, एक्सेलरेशन। VT ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन। तो इस स्लोप की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इस स्लोप की जगह पे मैं एक्सेलरेशन लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि VT ग्राफ की मुझे स्लोप क्या देने वाली है, अल्टीमेटली एक्सेलरेशन देने वाली है। ठीक है, अब बताओ BE किसके बराबर है, नहीं पता। अरे BE किसके बराबर है वही तो नहीं पता, वही तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो निकाल रहे हैं स्लोप। लेकिन AE पता है हमें किसके बराबर है, किसके बराबर है, देखो ना इसकी ऑपोजिट में रेक्टेंगल की कौन सी साइड है, OC। OC कितने के बराबर है, टाइम के बराबर है, T के बराबर है। तो अगर OC बराबर है T के तो AE बराबर हो जाएगा किसके, T के। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं AE की जगह पे T लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, T को यहां ले जाओ तो कितना हो जाएगा A इंटू T, यानी कि AT किसके बराबर हो जाएगा, BE के बराबर हो जाएगा। फाइनली हमारे पास BE की वैल्यू आ गई। सवाल तो ये था ना कि BE की जगह पे हम क्या रखें,
हमको BC पता है, हमको EC भी पता है, लेकिन हमको BE नहीं पता था, तो BE अपन ने निकाला कितना हो गया 80। तो अब एक काम करो, इसको रख दो कहाँ, ये अपनी ये पहली वाली इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये देखो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू B की जगह पे क्या रख देंगे अपन 80 प्लस EC की जगह पे क्या रखा अपन ने U रखा, थोड़ा सा अपन इसको अरेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, V इज इक्वल्स टू U प्लस 80। आ गई पहली इक्वेशन की नहीं आ गई? पहली बार देखते तो थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर अच्छे से देख लिया तो फिर हमेशा के लिए दिमाग में फिक्स हो जाता है। और मैं तो इतने बार बोल रही हूँ चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। बहुत आसान सा डेरिवेशन था ये मुन्नो। सबसे पहले हमने क्या करा, एक केस लिया जहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कुछ तो है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो है, कितनी है, 0 नहीं है लेकिन कुछ तो है, ठीक है। और t टाइम बाद क्या हुआ, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी तो वो था पॉइंट a पर, और जब t टाइम बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v तो वो कहाँ आ गया, पॉइंट b पर आ गया। वेलोसिटी बड़ी है, यूनिफॉर्म रेट पर बनी है, तो बड़ी है, तो हमने क्या करा, वीटी ग्राफ बना दिया। तो वीटी ग्राफ अपना कैसा बना बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना, लेकिन वो शुरुआत उसकी कहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है, ओरिजिन से नहीं हुई है, ठीक है। फिर क्या करा अपन ने, सब नामकरण कर दिया, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, टी टाइम बाद क्या हुआ, वो पॉइंट B पर पहुंचा। फिर अपन ने क्या करा, B से परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया एट पॉइंट C ऑन दी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया कितना BC, ये OA क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर, U के बराबर, ये BC कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी के बराबर, V के बराबर, ठीक है। फिर हमने क्या करा, एक ये लाइन भी बना दी है ना, ये पॉइंट हो गया क्या E। तो यहाँ पर आपको दो शेप दिखने लग गए, एक तो देखा राइट एंगल ट्राइंगल, और एक ये आपको देखा क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AO अगर U के बराबर है तो EC किसके बराबर हो जाएगा, U के। क्यों, क्योंकि AO और EC क्या है, AO और EC क्या है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड है ना, तो वो बराबर बराबर होंगी, तो ये बराबर है U के, तो ये भी बराबर हो जाएगा U के। उसके अलावा OC और AE क्या है, ये भी रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स हैं, तो अगर OC बराबर है किसके, टाइम के, तो AE बराबर भी क्या हो जाएगा बेटा, टाइम के। भाई ये दोनों भी क्या है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स है ना, तो अगर OC बराबर है T के तो AE बराबर भी हो जाएगा किसके, T के। फिर हमने क्या करा, बाय ग्राफ ये पूरा जो BC है ये बराबर है BE प्लस EC के, तो हमने वही कर दिया, BC इज इक्वल टू BE प्लस EC। अब BE किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी के, EC बराबर है इनिशियल वेलोसिटी के। ये BE निकालने के लिए हमने क्या करा, स्लोप निकाली। स्लोप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BE, बेस क्या हो जाएगा AE, तो AE किसके बराबर है, T के, अभी अभी हमने देखा है ना। और VT ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन, तो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि A इज इक्वल्स टू BE प्लस AE। AE की जगह पे हमने क्या रख दिया, T रख दिया, T को यहाँ ले आया, तो क्या, तो BE की वैल्यू कितनी आ गई, A इंटू T। अब इसी वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में रख दिया, तो क्या बन गया हमारे पास, पहली इक्वेशन क्या आ गई, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकली हमने डिराइव करना सीख लिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। फॉर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अपन पता है क्या करेंगे, अभी तो अपन ने स्लोप निकाली थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने के लिए अपन ने स्लोप निकाली थी। अब एक काम करते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए अपन एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं। ग्राफ के नीचे का जो पूरा एरिया है ना, आ जाओ अपन वो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ये दिख रहा होगा आपको पूरा का पूरा एरिया, एक तो ये आपको ये ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, प्लस आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया कर दो, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पूरा एरिया अंडर दी ग्राफ आ जाएगा। यही बात मैं आ जाओ यहां पर लिख देती हूं कि फॉर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करेंगे, एरिया अंडर ग्राफ निकालेंगे। क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया कर देंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला बन रहा है बेटा, कैसे निकालते हैं इसका एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा AE और हाइट क्या हो जाएगा BE,
भाई राइट एंगल ट्राइंगल तो ये है ना अपना ABE, तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? AE, हाइट क्या है? BE। आ जाओ, हाइट है BE है ना, सबसे पहले बेस लिखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है? AE और हाइट कितनी है? BE। तो बेटा बताओ जरा AE किसके बराबर है? बताओ AE किसके बराबर है? OC के, ऑपोजिट साइड है ना क्योंकि ट्राइंगल की है ना, तो OC कितना है? T के बराबर, तो A भी कितना हो जाएगा? T के बराबर। और B तो हमने अभी अभी निकाला था, क्या निकाला था? B हमने अभी अभी निकाला था 80। तो सारी वैल्यूज है हमारे पास। AE बराबर होगा T के और BE बराबर होगा, प्लस कहाँ से आ गया? हाँ जी, BE बराबर होगा 80 के, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? AE, हाइट कितनी है? BE। AE किसके बराबर है? T के। BE किसके बराबर है? 80 के। तो क्या बन जाएगा? हाफ इंटू 80 स्क्वायर हो जाएगा, हाफ इंटू 80 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया क्या? राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। प्लस अपन करते हैं क्या? रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? OC और ब्रेड्थ कितनी है? AO, है ना। लेंथ हो गई ये और ब्रेड्थ हो गई है, तो लेंथ कितनी है? OC और ब्रेड्थ कितनी है? AO। तो OC किसके बराबर है बेटा? OC बराबर है टाइम के, ठीक है, और AO बराबर है U के। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? OC बराबर है टाइम के, ठीक है, और AO बराबर है U के। तो कितना हो जाएगा ये? UT प्लस UT। और हमको पता है एरिया अंडर VT ग्राफ हमको क्या देता है? एरिया अंडर VT ग्राफ हमको क्या देता है बताओ? अरे डिस्प्लेसमेंट देता है कि नहीं देता? स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया हमको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि अपन S से डिनोट करते हैं। ये देखो, अब क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको अरेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई बात समझ में? ये बन गई अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सिर्फ हमने क्या करा? एरिया अंडर VT ग्राफ निकाल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया कर दिया। रेक्टेंगल का एरिया कैसे किया? OC मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो OC इंटू AO। OC किसके बराबर है? T के। AO किसके बराबर है? U के। तो कितना हो गया? U इंटू T UT प्लस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो गया? AE, हाइट क्या हो गई? BE। AE किसके बराबर है? T के। BE किसके बराबर है? हमने निकाला था AT के। तो T हाफ इंटू T इंटू AT हो गया, कितना हो जाएगा? हाफ AT स्क्वायर। तो दोनों ही एरियाज को अपन ने ऐड कर दिया, कितना आ गया? हाफ AT स्क्वायर प्लस UT। अब VT ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है ना। तो S इज इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर प्लस UT, यानी कि S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आ गया अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम निकालते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने के लिए क्या करेंगे? हमने तो ग्राफ में बस दो ही चीजें निकालना सीखी थी। एक हमने निकालना सीखा था स्लोप ऑफ द ग्राफ, और एक हमने निकाला था क्या? एरिया अंडर द ग्राफ। तो हमने दोनों ही चीजें निकालनी है। अब क्या करें? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करें? तो एक काम करो ना बेटा, एक बार फिर से एरिया अंडर VT ग्राफ निकालो। अब आप बोलोगे कि मैम एक बार फिर से एरिया अंडर VT ग्राफ निकालने का क्या मतलब है? कैसे निकालेंगे? निकाल तो चुके हैं, एक और बार ऐसे निकालो कि अब मान लो कि ये तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल या रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, ये तुमको दिख रहा है एक पैरेललोग्राम। एरिया अंडर VT ग्राफ बेटा हमें फिर से निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो इस बार इसको आप राइट एंगल ट्राइंगल और रेक्टेंगल मत लो, आप क्या लो? पैरेललोग्राम लो। बेटा पैरेललोग्राम ऐसे ही तो बनता है ना, ये देखो ना, ये क्या है? ये बन रहा ना पैरेललोग्राम। तो अब आप निकालो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो आपके पास फिर से क्या आ जाएगा? एरिया अंडर VT ग्राफ। ठीक है, आ जाओ।
एक बार फिर से निकालेंगे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। कैसे? पैरेललोग्राम का एरिया निकाल के, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं? क्या होता है फॉर्मूला? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्या लिख रही हूं मैं, देखना जरा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाय 2। यही होता है ना फॉर्मूला। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? ये लगाते हैं कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाय 2। ठीक है, अब देखो इस पैरेललोग्राम की पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? इस पैरेललोग्राम की पैरेलल साइड्स है ये AO एंड BC, और हाइट क्या है? OC। ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाय 2। तो पैरेलल साइड्स क्या हो गई? AO एंड BC, और हाइट क्या हो गई? OC। लिख दूं यहां पर मैं, क्या हो गई हैं पैरेलल साइड्स? AO प्लस BC, हाइट क्या हो गई है? OC बाय 2, और एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो साथ में से क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट S। ठीक है, अब AO किसके बराबर है बेटा? AO बराबर है U के, BC बराबर किसके है? V के, और OC बराबर किसके है? T के। सारी वैल्यूज तो अपन को पता है कि AO बराबर U के, BC बराबर V के, और OC बराबर T के। तो लिख दो यहाँ पर सब कुछ कि AO बराबर है U के, BC बराबर है V के, और OC बराबर है T के बाय 2। अब एक काम करो, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए 2 को भी यहाँ ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा? 2S इज इक्वल्स टू U प्लस V ब्रैकेट के बाहर T। अब इस T को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि बेटा हमें क्या करना है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में T तो आता ही नहीं, T वेरिएबल, तो इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? तो एक काम करो ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है? V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। तुम यहाँ से क्या करो? T की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। यहाँ से तुम T की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। कैसे करोगे? U को यहाँ ले जाओ तो ये V माइनस यू इज इक्वल्स टू AT हो जाएगा। A को भी यहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा? V माइनस यू बाय A इज इक्वल्स टू T। तो यहाँ से आपके पास T की वैल्यू आ गई, V माइनस यू बाय A। कैसे आई? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाली। अब T की इसी वैल्यू को तुम यहाँ रख दो, तो क्या बन जाएगा अपने पास? 2S है ना, लेफ्ट हैंड साइड में 2S इज इक्वल्स टू U प्लस V। ठीक है, इनटू अब T की जगह पे क्या रख देंगे? V माइनस A बाय V माइनस U बाय A। ठीक है, अब एक काम करो, A को भी यहाँ ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 2AS इज इक्वल्स टू U प्लस V ब्रैकेट में V माइनस यू। तो बेटा ये मैथ्स का एक फंक्शन नहीं लग रहा आपको? एक वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, वैसे ही क्या होता है एक A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो कितने के बराबर होता है? A माइनस बी इंटू A प्लस बी। तो ये भी तो वही है, V माइनस यू है ना, या V प्लस यू। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना बेटा, 2AS इज इक्वल्स टू V प्लस यू ब्रैकेट में V माइनस यू। तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि मैथ्स की वो फंक्शन क्या बोलती है, आइडेंटिटी क्या बोलते हैं उसको? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू A माइनस बी इंटू A प्लस बी। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर हमने बस वही वाली जो है ना बेटा आइडेंटिटी लगा दी है। V माइनस यू इंटू वी प्लस यू है, तो वो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS।
आ गया कि नहीं आ गया? क्या करा हमने? कुछ नहीं करा, हमने एरिया अंडर वीटी ग्राफ निकाला एक बार फिर से, लेकिन इस बार हमने क्या करा है, पैरेललोग्राम से निकाला है। पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल और रेक्टेंगल लिया था, अब अपन ने क्या करा है, पैरेललोग्राम ले लिया है। तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाय 2। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, AO और BC। AO बराबर है U के, BC बराबर है V के, इनटू हाइट कितनी है OC, किसके बराबर है, T के बराबर है। तो U प्लस V इंटू T बाई 2 हो गया। अब T को हटाने के लिए हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से T की वैल्यू निकाल ली, V माइनस यू बाई ए, इसको रख दिया हमने यहाँ पर T की जगह पे, पूरे को सॉल्व करा तो कितना आ गया आंसर, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो कुछ इस तरीके से हमारी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने डिराइव कर ली हैं। कैसे, ग्राफिकली। आई होप बेटा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा। ये कई बार बेटा स्कूल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इतने डिटेल में जाकर के हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। शुरुआत हमने कहाँ से करी थी कि हाँ भैया एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी जो ना पॉइंट ए पर u थी, t टाइम बाद v हो गई, तो जब वो v हुई वेलोसिटी तो वो कहाँ पहुँच गया, पॉइंट b पर पहुँच गया। वेलोसिटी बढ़ी है, यूनिफॉर्म रेट पर बढ़ी है, तो हमने क्या करा, वीटी ग्राफ प्लॉट कर लिया। ग्राफ कुछ इस तरीके से हमने प्लॉट करा, ठीक है। तो ये हो गया OA या AO, ये हो गया BC, ये हो गया EB, ये हो गया OC। AO बराबर हो गया U के, BC बराबर हो गया V के, ठीक है। OC बराबर हो गया T के। अगर OC बराबर है T के तो AE बराबर हो जाएगा T के। अगर AO बराबर है U के तो EC बराबर भी हो जाएगा U के। BC निकालने के लिए हम ये BE निकालने के लिए हमने क्या करा, स्लोप निकाली। कैसे निकाली स्लोप, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है BE और बेस क्या है AE, और स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो A इज इक्वल्स टू BE बाई AE हो गया। AE किसके बराबर है, T के, तो AT कितना हो जाएगा, BE के बराबर हो जाएगा। सारी वैल्यूज हमने कहाँ रखी हैं, ये वाली इक्वेशन में रख दी, तो अपने पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। फिर इसके बाद में हमने क्या करा, राइट एंगल ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकाल करके ऐड करा, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। फिर हमने क्या करा, पैरेललोग्राम का एरिया निकाला, तो अपने पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। सो आई होप कि ये पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। ये बस आप बोलोगे कि मैम स्लाइड्स तो आपने दिखाई नहीं, बेटा स्लाइड्स में क्या है ना, वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताई हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप बोलोगे कि मैम स्लाइड में कुछ और लिखा था और आपने कुछ और पढ़ा दिया। जो भी कुछ मैंने पढ़ाया बेटा वही सब लिखा हुआ है यहाँ पर स्लाइड्स में भी, ठीक है ना। बस अच्छा हाँ, यहाँ पर फ़र्क क्या हो गया, फ़र्क यहाँ पर हमने अपने ग्राफ में इसको E लिया है, इसको E लिया है, और स्लाइड में जो है ग्राफ में ये D है। तो अगर आप स्लाइड से पढ़ोगे ना तो वो जहाँ जहाँ आपको मैंने E लिखवाया वहाँ वहाँ यहाँ पर आपको D मिलेगा, क्योंकि इस पॉइंट को हमने नाम दिया था E और यहाँ पर नाम दिया हुआ है D। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। बाकी जो तरीका मैंने आपको सिखाया देखो पूरा का पूरा वही है, ठीक है। यहाँ से देखो BE यानी कि BD की वैल्यू आ गई थी कितनी, 80, उसको रख दी, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई बेटा, इसको U कर लेना, V इज इक्वल्स टू U प्लस 80, ठीक है। फिर इसके बाद में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने की कोशिश की जा रही है। वही देखो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया क्या करा है, सब ऐड कर दिया है, तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या करा, पैरेललोग्राम का देखो एरिया निकाल लिया, तो कितना आ जाएगा, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। दैट्स ऑल गाइज, आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। आज अपन ने तीनों ही इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव करना सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, और बेटा अगले जो अपने सेशंस होंगे ना, करीब करीब 2 सेशंस हमारे नेक्स्ट वाले, उनमें हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन को पढ़ने के बाद, मतलब ग्राफिकल इनके डेरिवेशन के बाद, अब सिर्फ इस चैप्टर में एक ही टॉपिक रह गया है, और वो है सर्कुलर मोशन का। और सर्कुलर मोशन में 9th में आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने होते हैं। तो अब बस ये समझ लो कि एक ही टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का जो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे जो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स होंगे उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ग्राफ्स के ऊपर, इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद में जो तीसरा लेक्चर होगा उसमें अपन क्या कर लेंगे, लास्ट टॉपिक को पढ़ लेंगे, तो अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी छोटा सा प्यारा सा चैप्टर रहा है ये। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली के साथ, अपने कज़न्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस। पाठशाला, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।